Hello, this is Govind. Welcome to SVH classes. Today we'll discuss about the topic of logical reasoning, statement and conclusion. So what is statement? What is conclusion? हिंदी में इनको बोलते हैं कथन और निष्कर्ष. तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनको आज हम सॉल्व करेंगे. तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, किस टाइप से उसको हम करने का अभ्यास कर सकते हैं और कैसे उनको हम इस प्रकार से करें कि वो गलत ना हो, तो उसके लिए आज हम समझते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता क्या है. ठीक है. कथन और निष्कर्ष. ठीक है. स्टेटमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी हो सकती है जो आपको एक पैराग्राफ की तरह लिखी जा सकती है या आपको एक सेंटेंस की तरह लिखी जा सकती है, वो आपका स्टेटमेंट रहता है. और उसके अलावा जो निष्कर्ष होंगे, दो निष्कर्ष आपके होंगे. तो आपको जो कथन दिया जाएगा उसकी जानकारी के आधार पर ये बताना होता है कि जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो उस कथन की जानकारी के आधार पर उसका अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं, उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं. तो उसमें इस टाइप का एक परफॉर्मा बना होता है. ये ऑप्शंस रहते हैं उसमें कि जो निष्कर्ष है वो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, न ही पहला और न ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, और या फिर एक और दो दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो आपका अनुसरण करते हैं कथन का. ठीक. तो इस टाइप से आपके ऑप्शंस रहते हैं इसमें. तो इनको करने का क्या तरीका है. तो सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हम कुछ चीज़ों को ध्यान से देखते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है स्टेटमेंट में, जो भी अजम्पशंस होती हैं स्टेटमेंट की, उनको हम देखते हैं और फिर उनको भली भांति उनका अर्थ निकालते हैं. स्टेटमेंट में कोई कहावत, मुहावरा, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स कुछ भी हो सकता है. तो उसका अगर हम अर्थ निकाल लेते हैं, उसको अपने मन में स्पष्ट कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है. तो जाहिर सी बात है कि जब आप स्टेटमेंट देखें तो उसको ध्यान से पढ़ें, कम से कम 2 बार. अगर आपको एक बार में ही समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है. तो जब उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए और उससे संबंधित जो जानकारी है वो आप भली भांति समझ लें, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें जो आपका कंक्लूजन है उसको पढ़ना. कंक्लूजन्स में आपके दो कंक्लूजन होते हैं, पहला और दूसरा. तो उन कंक्लूजन्स को भी पहले आप एक तरफ से दोनों कंक्लूजन्स को पढ़ें. ये नहीं हमने केवल एक कंक्लूजन पढ़ा और सवाल को हल करने रह गए. तो हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसके बाद दोनों ही कंक्लूजन्स को ध्यान से पढ़ते हैं, उनका भी अर्थ समझते हैं और फिर जो क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं. तो क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो एक सेमेटिक डायग्राम की मदद से मैं आपको बताता हूँ. इफ़ ओनली वन फॉलोज. वन का मतलब यहाँ पर कंक्लूजन से है कि जो पहला कंक्लूजन है केवल वो फॉलो करता है. यहाँ पर एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ, डेफिनेटली फॉलो. ओके. तो अगर आपकी ये स्थिति बनती है कि पहला जो कंक्लूजन है आपका वो निष्कर्ष को डेफिनेटली फॉलो करता है, तो हमारे पास फिर दो स्थितियाँ बन जाती हैं यहाँ पर. एक कि इसका मतलब है कि वो फॉलो करता है, तो यस. अगर वो फॉलो नहीं करता है तो नो. ओके. तो इन दो स्थितियों के बनने के बाद हम इसमें क्या चेक करते हैं, ये ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी ई, ये 5 स्थितियां ही हो सकती हैं निष्कर्ष की कथन के साथ संबंध. तो इसमें जो पहली स्थिति है और जो तीसरी स्थिति है वो यहाँ पर बन सकती है.
अगर आपका पहला निष्कर्ष फॉलो करता है कथन को तो दो स्थितियां बन सकती हैं, ए और सी। इफ़ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इफ़ ईदर वन और टू फॉलोज। या तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है। और अगर ये कथन गलत है तो आपकी बाकी की जो तीन स्थितियां हैं वो बनती हैं बी, डी, ई। ओके। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो स्थितियां बनती हैं तो इसमें भी फिर सब कंडीशंस बनती हैं अलग अलग दो। कि अगर कंक्लूजन वन आपका फॉलो करता है तो यहां पर आप समझेंगे इफ सेकंड डेफिनेटली फॉलोज। ठीक है। तो इस कंडीशन के बाद हम देखते हैं कि अगर पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, फिर हम चेक करते हैं क्या दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो करता है। तो इफ यस एंड इफ नो। इसमें भी आपकी दो कंडीशंस बनती हैं। अगर आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है तो यहाँ पर आपका सी आंसर होता है, और अगर सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पर आपका ए आंसर होता है। ओके, क्लियर। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपका जो पहला कंक्लूजन है वो फॉलो करता है, तो हमारी दो कंडीशन बनती हैं ए या सी। इनमें भी हम चेक करते हैं कि जो दूसरा है आपका कंक्लूजन वो फॉलो करता है या नहीं, तो उसमें हमारी दो कंडीशन बनती हैं। अगर वो करता है तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा, और अगर वो नहीं करता है तो ए ऑप्शन। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके जो क्रम है वो अलग हो सकते हैं, मैं आपको इस क्रम में बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कंडीशन बनती है ये। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर पहला जो निष्कर्ष है वो फॉलो नहीं करता है तो बी, डी, ई तीन कंडीशंस बनती हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ठीक है। तो इसमें भी दो कंडीशंस बनती हैं, यस और नो, यस और नो। तो अगर पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है और उसके बाद जो दूसरा कंक्लूजन है वो फॉलो करता है तो आपका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, ये इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। और अगर इसमें दो कंडीशन बनती हैं तो इसके बाद तीसरी सब कंडीशन एक और बनती है, इज सॉरी आर बोथ conclusions follow the statement। ठीक है, तो इसमें आपका yes और no हो जाता है। अगर yes आंसर होता है, both conclusions follow करते हैं, तो आपका E आंसर होता है, और अगर no हो जाता है तो आपका D आंसर होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये डायग्राम बनता है, इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हम कथन है पहला उसको चेक करते हैं कि वो हमारा जो कथन है उसको निष्कर्ष को फॉलो करता है नहीं। अगर पहला जो निष्कर्ष है वो कथन को फॉलो करता है यस, तो दो कंडीशंस बनती हैं ए और सी। ए और सी में क्या होता है, अगर दूसरा भी करता है फॉलो तो आपका सी हो जाता है, और दूसरा फॉलो नहीं करता है तो आपका ऑप्शन रहता है ए, केवल पहला ही। ठीक है, अगर आपका पहला डेफिनेटली फॉलो नहीं करता है, केवल पहला,
तो उसमें दो कंडीशंस हम देखते हैं, सॉरी 3 कंडीशंस देखते हैं, बी डी ई। कैसे? फिर हम दूसरा जो कंक्लूजन है उसको चेक करते हैं, अगर वो फॉलो करता है तो आंसर रहता है बी, अगर केवल वही फॉलो नहीं करता है तो हम चेक करते हैं कहीं दोनों तो फॉलो नहीं कर रहे, तो एंड में हम सबसे ज़्यादा चेक करते हैं कि जो दोनों कंक्लूजन्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं तो ई, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ओके। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनको सवालों को करेंगे तो हमको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा होगा आपको, ये इस टाइप से सवाल है। तो ये सवाल है, इसमें हम देख सकते हैं एक स्टेटमेंट दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर्स बाय रोड बिटवीन मुंबई एंड जाफरा विल बी रिड्यूस टू 280 किलोमीटर बाय सी, दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ ₹7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। तो इसका कंक्लूजन्स दिए हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड, और दिया है फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। हिंदी में देख लेते हैं कि मुंबई और जाफरा के बीच सड़क से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, इससे ईंधन पर 7.92 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत होगी। तो ये आपका कथन है, तो इन कथन को आपको पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या दिया गया है। तो मुंबई से जाफरा के बीच की यात्रा की बात हुई है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है, जो कि 900 किलोमीटर सड़क द्वारा मार्ग है और समुद्र द्वारा वो 280 किलोमीटर कम है, तो जिससे ईंधन की बचत प्रतिवर्ष 7.92 लगभग 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के बच रहे हैं। किस वजह से? समुद्र द्वारा यात्रा करने से। और ये बात हो रही है मुंबई से जाफरा की। तो इसका जो भी फैक्ट है आप इसको अज्यूम करिए, अपने मन में स्पष्ट कीजिए कि क्या बात हुई है। ठीक कथन। अब हम देखते हैं इसके बाद निष्कर्ष जो उसमें निकले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड एंड फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, कि ईंधन को सबसे बड़ी हद तक बचाया जाना चाहिए और समुद्र के द्वारा परिवहन रोड की तुलना में सस्ता है। तो ये हमारे दो निष्कर्ष हो गए। अब हम इसमें ये देखते हैं कि पूरी तरीके से बिना किसी डाउट के ये जो निष्कर्ष हैं हमारे कथन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम पहला कथन चेक करते हैं कि वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। पहला कथन, पहला निष्कर्ष कहता है समुद्र के द्वारा परिवहन रोड की तुलना में सस्ता है। तो आप समुद्र के द्वारा जो बाई सी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो रोड की तुलना में सस्ता रहेगा, ये इस कथन से स्पष्ट हो रहा है या नहीं, इसके अनुसरण के अनुसार ये है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मुंबई से जाफरा के बीच की ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है, यहाँ पर कोई जनरल सी ट्रांसपोर्टेशन या फिर सामान्य सड़क व्यवस्था की बात नहीं हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये सही है, लेकिन ये एक जनरल सेंटेंस है कि समुद्र के द्वारा परिवहन रोड की तुलना में सस्ता है, तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते, इससे ये जो निष्कर्ष है उसको स्पष्ट नहीं कर सकते। दूसरा देखिए कि ईंधन को सबसे बड़ी हद तक बचाया जाना चाहिए, फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, कि इस कथन से ये बात आपकी जाहिर हो रही है कि जो ईंधन है उसको एक बड़ी हद तक बचाया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस कथन से हमको बिल्कुल पता चल रहा है कि मुंबई से जाफरा के बीच की जो सड़क मार्ग है उसके स्थान पर आपका समुद्र मार्ग को प्रायोरिटी दी गई है, जिससे ईंधन पर इतना सारा रुपया है जो वो बचा है। तो यहाँ पर हम जो सेकंड कंक्लूजन है उसको मान सकते हैं कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी हद तक जाकर बचाया जाना चाहिए। तो इसका आपका आंसर होगा सेकंड। ओके, इसका ऑप्शन होगा आपका सेकंड। देखिए इसका सॉल्यूशन बी। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ, कंक्लूजन्स, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स आर हार्मफुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो आप मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा होता है।
तो इस बात से क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? इस सेंटेंस से आपका ये सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं, ये आपका कथन निष्कर्ष नंबर 1 है। तो क्या ये फॉलो कर रहा है इसको? तो देखिए, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इससे इस बात का कोई भी संबंध नहीं है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो निष्कर्ष है इसको फॉलो नहीं करता। दूसरा देखते हैं हम कि शाम की सैर हानिकारक है। तो सुबह की सैर तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हो गया ना कि जो शाम की सैर है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये जो निष्कर्ष है वो भी इस कथन को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? न ही पहला और न ही दूसरा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ये देखते हैं हम। स्टेटमेंट है यहाँ पर, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये एक टाइप का प्रोवर्ब है, मुहावरा। कंक्लूजन दिए, वी शुड बी कॉन्टेंट विद व्हाट वी हैव एंड वी शुड नॉट क्रेव फॉर व्हाट इज नॉट। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, प्रोवर्ब का, ईडियम का प्रयोग हुआ है कि हाथ में एक पक्षी झाड़ी के दो से अच्छा है। तो हमारे पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट होना चाहिए, ये इस प्रोवर्ब का अर्थ होता है। हमें जो नहीं है उसके लिए तरसना नहीं चाहिए। तो ये भी बात यही स्पष्ट करती है जो आपका निष्कर्ष पहला स्पष्ट करता है। तो दोनों ही जो बात हैं वो आपका इस कथन के अर्थ के रूप में स्पष्ट हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ही कंक्लूजन है आपके वो फॉलो करते हैं स्टेटमेंट को। ओके, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ई। ठीक है, ई इसका ये आंसर है। हाँ, अ न्यूरोटिक इज अ नॉन स्टूपिड पर्सन हु बिहेव्स स्टूपिडली। तो यहाँ पर बता रहे हैं स्टेटमेंट में, जो न्यूरोटिक पर्सन होता है वो नॉन स्टूपिड हो फिर भी बिहेव कैसे करता है? आपका स्टूपिडली बिहेव करता है। इसका मतलब जो न्यूरोटिक पर्सन होगा वो उसका बिहेवियर हमेशा ही स्टूपिडिटी से भरा हुआ होगा, चाहे वो पर्सन स्टूपिड हो या फिर ना हो। ठीक है, तो इससे हमको ये स्पष्ट हो गया। अब कंक्लूजन्स देखिए, न्यूरोटिसिज्म एंड स्टूपिडिटी गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब ये जो न्यूरोटिसिज्म है और स्टूपिडिटी है ये एक साथ चलते हैं। या नॉर्मल पर्सन बिहेव इंटेलिजेंटली, तो जो साधारण व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो समझदारी से व्यवहार करते हैं। इस दूसरे निष्कर्ष का कथन से कोई भी वास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता है जो पहला है आपका वही निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति और समझदारी की कोई भी बात इसमें नहीं की गई है। इसमें बात की गई है न्यूरोटिक व्यक्ति की, जो कि स्टूपिडली बिहेवियर करता है। और इसीलिए हम मान सकते हैं निष्कर्ष की जो न्यूरोटिसिज्म है, स्टूपिडिटी है, वो एक साथ चलती है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है और इसमें लगा भी हुआ है, ये ए इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद द डिप्लीटिंग रिसोर्सेज is going to the scenario of many developing countries in days to come। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज है डिप्लीटिंग रिसोर्सेज के साथ, मतलब घटते संसाधनों के साथ जनसंख्या में जो वृद्धि है वो विकासशील देशों का परिदृश्य देखा जा रहा है। आगे आने वाले समय में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो संसाधन है विकासशील देशों के वो तो घटेंगे और जनसंख्या है वो बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में ये देखिए यहाँ पर निष्कर्ष कि विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में नहीं बढ़ेगी, क्या इससे ये निष्कर्ष फॉलो कर रहा है? या फिर विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो निष्कर्ष है कि विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में नहीं बढ़ेगी, कारण इसके कि यहाँ को जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं, तो ये फॉलो उसको नहीं कर रहा है, क्योंकि संसाधनों के घटने से और जनसंख्या के बढ़ने का कोई भी सीधा सीधा संबंध हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पहला निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। दूसरा है विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना बहुत मुश्किल होगा। अब सरकारों को अगर
गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है अपने लोगों को, तो उनको फंड्स की ज़रूरत है, उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसी की मदद से वो लोगों का जीवन अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि होगी और संसाधन घटेंगे तो सरकारों के लिए वास्तव में वो मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएँ। तो दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो सही मालूम पड़ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी। ओके, vegetable prices are soaring in the market. Vegetable are becoming a rare commodity. People cannot eat vegetable. तो अगर सब्जी की कीमतें बाजार में बढ़ रही हैं तो इस कथन से क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही हैं? तो कीमत बढ़ने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं हो सकती। दुर्लभ का मतलब होता है रेयर, कि वो दिखाई बहुत कम से कम दे, उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हमको दिखाई दे। तो लोग सब्जियां नहीं खा सकते क्या? इससे ये पता चलता है अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग सब्जियां नहीं खा सकते, ये भी इससे निष्कर्ष नहीं निकल सकता। कीमतें बढ़ने से सब्जी के खाने का कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा कि ना तो पहला ही निष्कर्ष फॉलो कर रहा है और ना दूसरा ही निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। हाँ, डी होता है इसका आंसर, डी। नेक्स्ट, फॉर्चून फेवर्स फॉर सक्सेस। ये भी एक टाइप का प्रोवर्ब आ गया है यहाँ पर कि जो भाग्य है वो सफलता के लिए पक्षधर है। तो हम देखते हैं कि इसका जो कंक्लूजन है वो दिए गए हैं, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस और कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर द डेथ। तो जो भाग्य है वो सफलता के लिए पक्षधर है, फॉर्चून फेवर्स फॉर सक्सेस। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। तो देखिए, भाग्य का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि आप जोखिम उठाते हैं। जो भाग्य होता है आपका, वो कैसा भी हो, आपको सफलता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले कई बार कायर मर जाते हैं। जो कायर होते हैं वो बार बार मरते हैं, 1000 बार मरते हैं उनकी मृत्यु से पहले। इस सेंटेंस का कोई भी संबंध हमें हमारे कथन से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा निष्कर्ष है वो इसको फॉलो नहीं करता है, और जो पहला निष्कर्ष है वो हमें दिख रहा है साफ साफ, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, ये कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 करेक्ट होगा। जब तक हमारा देश आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र व्यर्थ होगा। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं, ये आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है 3 चीज़ें हैं। एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो बोल रहे हैं अंटिल आर कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस। कि जब तक हमारे देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आ जाएगी तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बातें करना मीनिंगलेस है, उनका कोई भी अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा जो महत्व की बात है वो है आर्थिक समानता, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र तभी महत्व रखेगा जब देश में आर्थिक समानता आ जाएगी। तो पहले आर्थिक समानता, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी। तो पहला निष्कर्ष है राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई भी संबंध हमें कथन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं। दूसरा, आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो लीड करती है आपका पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी को। ये बिल्कुल आपके कथन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब तक हमारा देश आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करता तब तक ये दोनों चीज़ें वो मीनिंगलेस होंगी। अगर ये आ जाएगा तो इनकी भी बात होगी, तो जाहिर सी बात है ये इनको लीड करती है, आर्थिक समानता। तो इसका क्या उत्तर होगा? दूसरा ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट, Mr. X is one of the probable candidates shortlisted for the post of director of KLM Institute. Conclusion दिए गए हैं इसमें। जो मिस्टर एक्स हैं वो
एक ऐसे उम्मीदवारों में से एक हैं जो KLM के निदेशक के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, मतलब उनको रखा गया है कि उनको वो पद दिया जा सकता है, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो कंक्लूजन है कि जो मिस्टर एक्स हैं वो डायरेक्टर के रूप में, निदेशक के रूप में सेलेक्ट हो गए हैं, हो जाएंगे, और दूसरा है कि डायरेक्टर के रूप में वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है निदेशक के पद के लिए, तो दो संभावनाएं हैं, या तो वो हो जाएंगे या वो नहीं होंगे, अगर उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो अगर वो नहीं होंगे तो वो यहाँ पर जो निष्कर्ष दिया गया है कि श्री एक्स KLM के निदेशक के रूप में चुना जाएगा, अगर ये निष्कर्ष हमारा सही होता है तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा कि श्री एक्स को KLM के निदेशक के रूप में नहीं चुना जाएगा। अगर हमारा ये निष्कर्ष सही होता है कि श्री एक्स को KLM के निदेशक के रूप में चुना जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा कि श्री एक्स को KLM के निदेशक के रूप में चुना जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है निष्कर्ष, चाहे पहला तो दूसरा नहीं होगा या दूसरा तो पहला नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इसका क्या आंसर होगा कि ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इसका है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो इसमें और प्रश्न होते हैं उनका आप अभ्यास कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।